नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जिस तरह के हालात मिडल ईस्ट में चल रहे हैं, अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि युद्ध फिर से शुरू होगा या नहीं। ट्रंप और ईरान के बीच बातचीत बन नहीं रही है और इस सब के बीच ट्रंप की इन हरकतों की वजह से जो पूरी दुनिया भुगत रही है वो भी आप अच्छे से जानते हैं। और इस सब का असर रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, गोल्ड पर क्या कुछ पड़ रहा है। आने वाले समय में इन तीनों ही सेक्टर की क्या स्थिति रहने वाली है। क्या एक बड़ा रिसेशन जैसे कि लगातार बात हो रही है रियल एस्टेट में आने वाला है, यानी एक बड़ी तबाही। और स्टॉक मार्केट क्या वो नीचे की तरफ गिरेगा। और दूसरा, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड लगातार कभी ऊपर और कभी नीचे हरकत कर रहा है। खैर, अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं जिसका असर फिलहाल अभी स्टॉक मार्केट पर देखने को मिला है। सुबह से ही थोड़ी हरियाली जो है वो स्टॉक मार्केट पर एक लंबे समय के बाद देखने को मिली क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जीत दर्ज की और इसके अलावा असम और पंडुचेरी को रिपीट किया। तो वहीं अगर बात करें तमिलनाडु की तो वहां पर थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने तो एकदम धमाल मचा दिया और एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की है। खैर, नंबर अभी पूरे नहीं आए उनके पास, अब एक गठजोड़ उन्हें करना पड़ेगा अगर सत्ता में उन्हें आना है, लेकिन सभी को हैरान जरूर कर दिया विजय थलपति ने। और इसके अलावा केरल में कांग्रेस ने वापसी की है एक लंबे समय के बाद। लेफ्ट फ्रंट गठबंधन की पार्टी वहां पर थी, उसे हराकर कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रही। तो कांग्रेस के लिए इन 5 राज्यों में सिर्फ एक यहां पर एक राहत है। तो चुनावी नतीजों का असर स्टॉक मार्केट पर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अब सवाल यह है कि जो मिडल ईस्ट के हालात बने हैं वो कब तक सुधरेंगे, और ये नहीं सुधरे और क्रूड ऑयल के दाम और ज़्यादा बढ़े जो 125 के आसपास पहले से ही घूम रहे हैं, तो आप समझिए आपकी और हमारी ज़िंदगी पर, हमारी कमाई पर और घर खर्च पर इसका बहुत बुरा असर आने वाले समय में पड़ सकता है। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि चीज़ें ठीक हो। ये युद्ध अगर नहीं होता है, सीज़ फायर अगर ख़त्म होता है और शांति बहाल होती है तो ये सभी के लिए बेहतर होगा। तो चलिए आज बात करते हैं कि ट्रंप की इन हरकतों का आने वाले समय में और बुरा क्या असर पड़ सकता है हमारे रियल एस्टेट मार्केट, गोल्ड और स्टॉक मार्केट पर। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपके तमाम डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। और दोस्तों, हमेशा अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का ख्याल भी ज़रूर रखिए। तो चलिए बगैर देरी करें शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दुनिया इस समय सिर्फ युद्ध, मिसाइल और राजनीति की खबरों से उलझी हुई है तो शायद आप उस असली तूफान को मिस कर रहे हैं जो धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाने लगा। क्योंकि इस समय दुनिया में सिर्फ जंग नहीं चल रही बल्कि इकोनॉमिक वॉर शुरू हो चुकी है। और इस बार लड़ाई सिर्फ ज़मीन या तेल पर नहीं बल्कि करेंसी, गोल्ड रिजर्व, ऑयल सप्लाई और ग्लोबल पावर कंट्रोल की है। दोस्तों, मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट, ईरान अमेरिका टकराव, चाइना रशिया की बढ़ती नज़दीकियां और दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक का रिकॉर्ड गोल्ड खरीदना, यह सब कोई सामान्य घटना नहीं। यह उस बड़े बदलाव का संकेत है जिसे कई एक्सपर्ट्स ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट कहने लगे। अब पहले समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। आप अच्छे से जानते हैं कि दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल सप्लाई इसी छोटे से समुद्री रास्ते से गुजरती है। यानी अगर यहाँ हल्का सा भी तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में ऑयल प्राइस हिल जाते हैं। और अभी वही स्थिति बनी हुई। रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिक टाइम्स की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड कई बार 120 से 125 प्रति डॉलर बैरल के ऊपर ट्रेड कर चुका है। और बार्कलेज जैसी बड़ी फाइनेंशियल संस्था ने तो चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज संकट और लंबा चला तो 2026 में ब्रेंट क्रूड ऑयल 125 डॉलर प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि अगर ये सप्लाई बाधित हुई तो ग्लोबल इन्फ्लेशन दोबारा भड़क सकती है और फिलहाल के हालात वही बने हुए हैं। आप जानते हैं हमारे देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं और ऐसे में लग रहा है कि पेट्रोल, डीजल और बाकी पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब जरा इसका असर समझिए। क्रूड ऑयल सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं होता, इसी से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तय होती है, इसी से फर्टिलाइजर महंगा होता है, फैक्ट्री की लागत बढ़ती है, फ्लाइट टिकट्स महंगे होते हैं, शिपिंग महंगी होती है। यानी ऑयल महंगा होने का मतलब हर चीज़ महंगी होना है। और यही कारण है कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों लगातार ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को लेकर टेंशन जता रहे हैं। IMF ने तो अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती रही तो ग्लोबल ग्रोथ पर सीधा असर पड़ेगा और इन्फ्लेशन दोबारा कंट्रोल से बाहर हो सकती है। लेकिन दोस्तों, असली खेल सिर्फ ऑयल का नहीं है। असली खेल अब गोल्ड का शुरू हो चुका है क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जिस तेजी से
गोल्ड खरीद रहे हैं, उसने बड़े बड़े एनालिस्ट को भी चौंका दिया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बैंक्स ने सिर्फ 3 महीनों में 244 टन से ज़्यादा गोल्ड खरीदा। सोचिए 244 टन गोल्ड, और ये खरीदारी सिर्फ किसी एक देश ने नहीं बल्कि चाइना, इंडिया, टर्की, पोलैंड, रशिया जैसे कई देशों ने एक साथ मिलकर की है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सेंट्रल बैंक्स धड़ल्ले से सोना खरीद रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक दुनिया को गोल्ड की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि दुनिया को पेपर करेंसी पर भरोसा अब कम होता जा रहा है। देखिए, डॉलर हो, यूरो हो या कोई भी करेंसी, उसकी वैल्यू सरकार और सेंट्रल बैंक तय करते हैं। लेकिन गोल्ड प्रकृति की चीज़ है, उसे कोई सेंट्रल बैंक छाप नहीं सकता। इसलिए जब भी दुनिया में वॉर, रिसेशन, बैंकिंग क्राइसिस या करेंसी क्राइसिस आता है तो गोल्ड की तरफ लोग भागते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने की रफ्तार तेज कर दी। खास बात यह है कि भारत भी इस रेस में तेजी से शामिल हो चुका है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पिछले 4 सालों में अपने फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड का हिस्सा लगभग दोगुना कर दिया। आरबीआई लगातार गोल्ड खरीद रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपने गोल्ड रिजर्व का बड़ा हिस्सा विदेशों से वापस भारत ला रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स और कई भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा हो चुकी है कि आरबीआई ने यूके से बड़ी मात्रा में गोल्ड वापस भारत ट्रांसफर किया। इसका मतलब साफ है, दुनिया को डर है कि आने वाले समय में करेंसी सिस्टम में बड़ा बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, क्या दुनिया धीरे धीरे डॉलर से दूरी बना रही है? इसका जवाब है हाँ, कम से कम कोशिश जरूर कर रही है। ब्रिक्स देशों के बीच लीगल करेंसी ट्रेड बढ़ चुका है। रशिया और चाइना पहले ही डॉलर की जगह युआन और रूबेल में व्यापार बढ़ा चुके हैं। इंडिया भी यूएई, रशिया और कुछ दूसरे देशों के साथ रुपी ट्रेड की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से डी डॉलराइजेशन शब्द तेजी से चर्चा में आया था, यानी दुनिया धीरे धीरे डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर कोई देश पूरी तरह डॉलर पर निर्भर करता है तो अमेरिका के सैंक्शंस या बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस का खतरा हमेशा बना रहता है। यही वजह है कि अब कई देश गोल्ड को नेचुरल रिजर्व एसेट्स मानने लगे, यानी ऐसी संपत्ति जिस पर किसी एक देश का कंट्रोल ना हो। अब जरा सोचिए, अगर दुनिया के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, ऑयल सप्लाई खतरे में है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डॉलर पर सवाल उठ रहे हैं, तो आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर सीधा पड़ेगा तो आपकी जेब पर, क्योंकि जब ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ती है तो सबसे पहले महंगा होता है खाना, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट और ईएमआई। दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग इंपोर्टेड ऑयल पर निर्भर हैं, वहां डॉलर मजबूत और ऑयल महंगा होने का मतलब है रुपए पर दबाव। यही कारण है रुपये लगातार कमजोर होने की चर्चा में है। और जब रुपया कमजोर होता है तो गोल्ड और महंगा हो जाता है, क्योंकि भारत गोल्ड इंपोर्ट करता है, यानी शादी ब्याह से लेकर इन्वेस्टमेंट हर जगह असर। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स गोल्ड को फाइनेंशियल इंश्योरेंस कहते हैं, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरता है, करेंसी कमजोर होती है, तब अक्सर गोल्ड मजबूत होता है। हालांकि हर समय ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन इतिहास यही बताता है कि बड़े संकट के दौरान गोल्ड की मांग बढ़ती है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को देखिए, कोविड क्रैश हो जाए, 1970 का ऑयल शॉक हो, हर बड़े संकट में गोल्ड ने बड़ी तेजी दिखाई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई बड़े हेज फंड्स अब गोल्ड एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ग्लोबल डेब्ट बबल कभी भी बड़ा संकट पैदा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस बार युद्ध के हालात में भी गोल्ड ने अलग ही चाल चली। गोल्ड तेजी से ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा, गोल्ड नीचे की तरफ गिरा, धीरे धीरे फिर थोड़ा सा उठने की कोशिश की, और लगातार यही हालात गोल्ड में बने हुए हैं। अब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। अगर ये युद्ध की स्थिति इसी तरह से बनी रही तो रियल एस्टेट सेक्टर का क्या होगा? आप जानते ही हैं चाइना में कितना बड़ा रियल एस्टेट क्रैश हुआ है, यानी कि जो एक बबल बना था वो फट चुका है। दुनिया भर की घोस्ट सिटीज जो है वो चाइना में खड़ी हुई है। धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स बिल्डर्स ने लॉन्च किए थे और अब खरीदार वहां पर है नहीं। यही कुछ स्थिति भारत के रियल एस्टेट में भी बनी हुई है। लगातार बिल्डर्स मिडिल क्लास को भूलकर बड़े लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहीं से एक बड़ा मुनाफा वो कमा सकते हैं, और अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स से उन्होंने दूरियां बना ली हैं। और अगर जब भी जिस मार्केट ने मिडिल क्लास से दूरी बनाई है, आप समझ लीजिए वहीं से उस मार्केट के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई। आप देखिए 2025 से लेकर 2026 में लगातार भारतीय रियल एस्टेट में सेल गिरी है, और ये हम नहीं कह रहे, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कई एजेंसीज की रिपोर्ट में दावा किया है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको डिटेल में बताया था। तो ऐसे में अब बिल्डर्स को भी सोचना होगा कि उन्हें नई रणनीति के साथ काम करना है।
और जिस तरह से मिडल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, आप समझिए, तो ऐसे में एक डर का भाव हर किसी के मन में है कि आने वाले समय में अगर मंदी बहुत ज़्यादा बढ़ी तो एक लिक्विडिटी की ज़रूरत हर किसी को होगी घर चलाने के लिए और बाकी व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए। ऐसे में लोग जो प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं वो उससे को अभी पोस्टपोन कर सकते हैं और ऐसा लगातार हो भी रहा है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके फंसे हुए क्योंकि उन्हें एग्जिट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी के दाम हैं वो बहुत तेज़ी से साल दर साल नहीं हर महीने बढ़ने लगे हैं, क्योंकि एक ऐसा माहौल रियल एस्टेट से जुड़े लोगों ने बना दिया है कि अभी नहीं खरीदा तो कल महंगा हो जाएगा और कल तक उसके दाम बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह है कि खरीदार मार्केट में है नहीं, यानी फ्लैट्स का जो स्टॉक है वो लगातार बढ़ रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि देश के करीब 8 से 9 सिटीज़ में 5 लाख से ज़्यादा फ्लैट्स जो है वो खाली पड़े हैं, यानी अनसॉल्व्ड इन्वेंट्रीज का पहाड़ लगातार बनता जा रहा है। और ये बिल्डरों के लिए एक बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि अब उनके माथे पर पसीना आना शुरू हो गया और उसके लिए एक नई स्ट्रेटेजी काफ़ी बिल्डर अब बनाने लगे हैं कि नए प्रोजेक्ट्स को थोड़ा होल्ड किया या उन्हें स्लो कर दिया, ताकि जो एक स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसे निकाला जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी जो असल खरीदार है वो 1.5, 2, 3 या 5 करोड़ के फ्लैट्स कैसे अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि अगर किसी की 1 लाख सैलरी भी है और 1 करोड़ प्लस का अगर वो फ्लैट लेता है, 70-80 लाख के आसपास अगर उसने लोन लिया, तो आप समझिए ईएमआई कहाँ जाएगी। ईएमआई करीब करीब वही 60, 70, 80 हज़ार के आसपास होगी। वो डिपेंड करेगा कि लोन कितने साल के लिए लिया है और इंटरेस्ट रेट कितना है, लेकिन ये 60 हज़ार से ज़्यादा की ईएमआई होगी। और आप समझिए फिर 1 लाख में अगर 60-70 हज़ार ईएमआई आपने दे दी तो घर खर्च और बाकी चीज़ों के लिए बचेगा क्या। इसलिए मिडिल क्लास के लिए मजबूरी हो गई कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी कि अपने सपनों का घर नहीं ले पा रहा है। और यही स्थिति अब इस युद्ध के हालात में और ज़्यादा भयावह हो सकती है। अगर एक बार फिर से वॉर शुरू हुई तो आप समझिए टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी। दुबई के रियल एस्टेट की हालत देखिए, अब बोर्ड वहाँ भी लगने शुरू हो गए हैं, प्रॉपर्टी के दाम वहाँ पर गिरे हैं। लेकिन हाँ, भारत में रियल एस्टेट में एकदम से क्रैश आने की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ रहा है, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लिमिटेड हो चुकी है। तो यहाँ पर सरकार को सोचना होगा, रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को सोचना होगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग को एक बार फिर से मार्केट में लाया जाए, ताकि मिडिल क्लास के लिए भी रियल एस्टेट में एक बार फिर से ईजी एंट्री बन सके। तो दोस्तों, फिलहाल अभी युद्ध के हालात किस दिशा में जाएंगे ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि ट्रम्प साहब सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ और रात को कुछ, और सोते समय तो पता नहीं क्या कुछ कहकर निकल जाते हैं। तो फिलहाल अभी स्थिति तो खैर ठीक है नहीं, लेकिन फिलहाल अभी देश में 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे कंप्लीट हो गए और फिर अगले 6 महीनों में कुछ और राज्यों में चुनाव है। तो फिलहाल देश में चुनावी माहौल का मजा लेते रहिए और उधर मिडल ईस्ट में वॉर की स्थिति है उस पर नज़र रखिए, और अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं भी लगाने से पहले 100 बार ज़रूर सोचिए। मार्केट कभी भी ऊपर और कभी भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए पैनिक में ना तो खरीदे ना ही बेचे। ठंडे दिमाग से सोचिए, मार्केट पर नज़र रखिए, कि खबर को खंगालिए और उसी के बाद कहीं पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए, यहाँ पर निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। और हाँ, जाते जाते अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखिए। नमस्कार।